नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रीनॉस। जरा उस पल को याद कीजिए जब पढ़ाई ने चुपचाप आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी। चाहे कोई टीचर जिसने आप पर भरोसा किया, कोई क्लास जिसने ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था, या कोई डिग्री जिसने आपकी सोच ही बदल दी कि क्या मुमकिन है। हम में से ज्यादातर लोग इस असर को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी इसे ग्लोबल स्तर पर सोचते हैं। यही वजह है कि इस रिपोर्ट ने मुझे सचमुच रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। हम डिस्ट्रीब्यूशनल ग्रोथ अकाउंटिंग, एजुकेशन एंड द रिडक्शन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी 1980 टू 2019 को देख रहे हैं, और इसका दावा काफी दमदार है। एजुकेशन ने सिर्फ लोगों की मदद नहीं की, बल्कि पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को नया रूप देने वाली सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है। ये वाकई बहुत ही जबरदस्त है। आप जानते हैं, दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी कम होती जा रही है। हमने आंकड़ों को नीचे जाते हुए देखा है, लेकिन ये ठीक ठीक समझना हमेशा मुश्किल रहा है कि आखिर इस बदलाव को चलाने वाली असली ताकत क्या थी। क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी, क्या सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट? ये रिपोर्ट आखिरकार उस असली फैक्टर को अलग करके दिखाती है, और जवाब है एजुकेशन। सही कहा। और आमतौर पर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसे एक सोशल गुड की तरह देखते हैं, यानी कुछ ऐसा जो होना अच्छा है। लेकिन ये डेटा बताता है कि गरीबों के लिए ये असल में सबसे बड़ा आर्थिक इंजन रहा है। मैंने उसमें एक आंकड़ा देखा जो सचमुच चौंकाने वाला था। 1980 से 2019 के बीच ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप का 45% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन की वजह से था। बिल्कुल सही। और अगर आप खास तौर पर दुनिया की सबसे गरीब 20% आबादी को देखें, तो ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया की सबसे कमजोर लोगों की आय में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका 60% न तो तेल मिलने से आया और न ही किसी अचानक आई टेक बूम से। वो आया शिक्षा से, स्कूलिंग से। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब साफ है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में आई कुल कमी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ एजुकेशन से समझाया जा सकता है। बिल्कुल, ये समझाता है कि रोज $2.15 से कम पर गुजारा करने वाले लोगों की हिस्सेदारी में आई कमी का लगभग 35% इसी की वजह से है। असल में समृद्धि के पीछे यही वो अनदेखी ताकत है जो सब कुछ आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा व्यापक नजरिए से देखते हैं। ये समझने के लिए कि ये इतना मायने क्यों रखता है, हमें देखना होगा कि 1980 के बाद से दुनिया की अर्थव्यवस्था असल में कैसी रही है। रिपोर्ट में एक एलिफेंट कर्व नाम का कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्या आप इसे हमारे लिए आसान भाषा में समझा सकते हैं? तो एलिफेंट कर्व ये बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में कौन जीता और कौन पीछे रह गया। आसान शब्दों में कहें तो ग्रोथ मिडिल हिस्से के लिए बहुत तेज थी, जैसे चीन और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं, और ग्लोबल एलीट यानी टॉप 1% के लिए तो आसमान छूने वाली थी। लेकिन कम आय वाले देशों के सबसे गरीब लोगों के लिए, और यहाँ तक कि अमीर देशों के मिडिल क्लास के लिए भी ग्रोथ काफी धीमी रही। समझ गया, यानी कुछ जगहों पर ऐसी पॉकेट्स हैं जहां विकास रुक सा गया है। हाँ, लेकिन यहाँ असली टर्निंग पॉइंट है। इतनी सुस्त आर्थिक स्थिति के बावजूद एजुकेशन ने एक मजबूत आधार दिया। दुनिया की आबादी के निचले 50% लोगों के लिए सालाना इनकम ग्रोथ लगभग 2.4% रही। अगर एजुकेशन न होती तो वो बढ़ोतरी लगभग खत्म हो जाती। उस ग्रोथ का करीब आधा हिस्सा सिर्फ एजुकेशन की वजह से आया। तो ये एक सुरक्षा जाल और सीढ़ी दोनों था, और ये स्कूलों के भारी विस्तार के साथ मेल खाता है ना? ओह, ये विस्तार सच में जबरदस्त था। 1980 में दुनिया की वर्किंग एज आबादी में सिर्फ लगभग 20% लोगों के पास सेकेंडरी एजुकेशन थी। 2019 तक ये आंकड़ा बढ़कर 56% तक पहुंच गया। यानी हमने सिर्फ एक ही पीढ़ी में पूरी ग्लोबल वर्कफोर्स को लगभग बदल कर रख दिया। अब हम आते हैं हाउ पर, और यही वो हिस्सा है जो मुझे थोड़ा मुश्किल लेकिन बेहद दिलचस्प लगा। रिपोर्ट में एक तरीका इस्तेमाल किया गया है जिसे डिस्ट्रीब्यूशनल ग्रोथ अकाउंटिंग कहा जाता है। नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मेरी समझ से ये इस बात को देखने का तरीका बदलता है कि हम वर्कर्स की सप्लाई और डिमांड को कैसे समझते हैं। हाँ बिल्कुल, यही पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे अहम समझ है। आमतौर पर स्टैंडर्ड इकोनॉमिक मॉडल सिर्फ इतना देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने डिग्री ली और उसे सैलरी में बढ़ोतरी मिल गई। लेकिन ये फ्रेमवर्क सप्लाई इफेक्ट्स को देखता है। जब आप बड़ी संख्या में लोगों को एजुकेट करते हैं, तो आप स्किल्ड वर्कर्स की सप्लाई बढ़ा देते हैं। और जब सप्लाई बढ़ती है तो आमतौर पर कीमत स्थिर हो जाती है। बिल्कुल, जब स्किल्ड वर्कर्स कम होते हैं तो वो बहुत बड़ा वेज प्रीमियम मांगते हैं, यानी स्किल प्रीमियम।
लेकिन जब मार्केट में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो ये प्रीमियम धीरे धीरे कम होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर्स की संख्या कम रह जाती है, उनकी मजदूरी भी ऊपर बोली जाने लगती है। यानी एजुकेशन दोनों तरफ से असमानता कम करती है। अब बात मेरे समझ में आ रही है। मतलब ये सिर्फ मेरे डिप्लोमा लेने की बात नहीं है, बल्कि ये भी है कि मेरा डिप्लोमा बाकी सब लोगों के लिए लेबर मार्केट को कैसे बदल देता है। हाँ बिल्कुल। अगर एजुकेशन का स्तर 1980 जैसा ही रह जाता तो आज ग्लोबल इनइक्वालिटी काफी ज्यादा होती, क्योंकि स्किल लेबर एक दुर्लभ और महंगा रिसोर्स बनकर रह जाता। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब हमने एजुकेशन की पहुंच बढ़ाई तो कमाने की क्षमता को डेमोक्रेटाइज कर दिया। ठीक है, लेकिन हम डेटा की दुनिया में रहते हैं। क्या ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल है या हमारे पास इस बात का पक्का सबूत भी है कि ये सच में जमीन पर हुआ था? ये एक जबरदस्त मात्रा में डेटा से सपोर्टेड है। हम एक माइक्रो डेटाबेस की बात कर रहे हैं जो 154 देशों को कवर करता है, यानी दुनिया की 97% आबादी। और जहां तक सबूत की बात है तो रिपोर्ट इसे नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए भी वैलिडेट करती है, मतलब असली दुनिया के टेस्ट केसेस जैसे। हाँ, 1970s के दशक में इंडोनेशिया का उदाहरण ले। उन्होंने इम्प्रेस प्रोग्राम शुरू किया जो बड़े पैमाने पर स्कूल बनाने की एक विशाल पहल थी। इस मॉडल ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की कि इस खास पॉलिसी की वजह से बड़ी इनकम बढ़ोतरी हुई और उसका फायदा खास तौर पर गरीब लोगों तक पहुंचा। तो मॉडल इतिहास से मेल खाता है। हाँ बिल्कुल। हमें भारत में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के साथ भी यही देखने को मिला। वहाँ स्कूलिंग का सिर्फ एक अतिरिक्त साल जुड़ने से निचले क्विंटाइल के लोगों की औसत आय में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई। और इसी तरह के पैटर्न्स हमें यूनाइटेड स्टेट्स में कंपल्सरी स्कूलिंग लॉज के साथ भी मिले। यानी ये अलग अलग संदर्भों में काम करता है। इससे हम पॉलिसी वाले पहलू पर आते हैं। अगर सबूत इतने मजबूत हैं तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि एजुकेशन को कभी कभी कम फंडिंग मिलती है, या कम से कम इकोनॉमिक प्लानिंग में उसे उतनी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए जितनी दी जानी चाहिए? यही वो फ्रिक्शन पॉइंट है जिसका सामना पॉलिसी मेकर्स को करना पड़ता है। रिपोर्ट एक मेजरमेंट गैप को हाईलाइट करती है। जो स्टैंडर्ड ग्रोथ मॉडल्स होते हैं जिन्हें आमतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री इस्तेमाल करती है, वो ये अनुमान लगाते हैं कि सबसे निचले 20% के लोगों की ग्रोथ में एजुकेशन का योगदान सिर्फ करीब 16% है। 16%? लेकिन आपने तो कहा था कि असली संख्या तो करीब 60% के आसपास है। बिल्कुल। जो स्टैंडर्ड मॉडल्स होते हैं वो जनरल इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स को मिस कर देते हैं, यानी वो सप्लाई साइड बदलाव जिनकी हम बात कर रहे थे। और जब वो इन्हें नहीं पकड़ पाते तो इन्वेस्टमेंट की असली वैल्यू को कम आंकते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि एजुकेशन पूरे सिस्टम का लेवल ऊपर उठा देती है। मतलब साफ है, हम शायद दशकों से कम इन्वेस्ट करते रहे हैं क्योंकि हमारे कैलकुलेटर ही सही काम नहीं कर रहे थे। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। और डेटा में एक और सरप्राइज ये भी है कि आखिर पढ़ाई का फायदा किसे मिलता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा फायदा तो बेसिक प्राइमरी स्कूल से ही मिलता है, और उसके बाद हाई स्कूल और कॉलेज में रिटर्न्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन डेटा बिल्कुल उल्टा दिखाता है। स्कूलिंग से मिलने वाला रिटर्न असल में कॉन्वेक्स होता है, यानी जैसे जैसे पढ़ाई का लेवल बढ़ता है उसका फायदा भी और ज्यादा बढ़ता जाता है। सच में? आंकड़े कैसे दिखते हैं? प्राइमरी एजुकेशन के लिए रिटर्न करीब 25% है। सेकेंडरी एजुकेशन में ये बढ़कर लगभग 40% हो जाता है। लेकिन टर्शरी एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर रिटर्न करीब 85% तक पहुंच जाता है। वाओ! तो मतलब यूनिवर्सिटी सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, ये एक हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी पर ज्यादा ध्यान देने से असमानता नहीं बढ़ती? मतलब ये एलीट को आगे बढ़ने में मदद करता है ना? यहीं पर सबसे पेचीदा बात आती है। ये असल में इक्विटी में मदद भी कर सकता है। सप्लाई इफेक्ट याद है ना? अगर आप टर्शरी एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाते हैं तो आप उच्च स्किल्ड नौकरियों पर अमीरों का मोनोपोली तोड़ देते हैं। इससे वो विशाल स्किल प्रीमियम कम हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी की पहुंच बढ़ाना एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसका रिटर्न बहुत ज्यादा है, और ये इक्विटेबल इसलिए है क्योंकि ये वेतन संरचना को संतुलित करता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इससे डिग्री सिर्फ कुछ लोगों के लिए गोल्डन टिकट नहीं रह जाती। अब मुझे उस बड़े सवाल के बारे में पूछना है जो सबकी जुबान पर है, टेक्नोलॉजी। हम लगातार सुनते हैं कि रोबोट्स और एआई गेम बदल रहे हैं। तो टेक हेवी फ्यूचर में एजुकेशन कैसे फिट होती है? ये एक बेहद अहम संबंध है। रिपोर्ट में स्किल बायस टेक्निकल चेंज की बात की गई है। असल में टेक्नोलॉजी स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बढ़ा देती है। 2000 के बाद एजुकेशन का फायदा लगभग 30% इस तालमेल की वजह से आया है। तो मशीन चलाने के लिए आपको डिग्री की जरूरत होती है। हाँ, हाई इनकम जगहों जैसे नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में एजुकेशन की जरूरत बस बराबरी बनाए रखने के लिए ही है। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प और आशाजनक हो जाती है।
डेवलपिंग रीजन्स जैसे सब सहारन अफ्रीका या भारत के कुछ हिस्सों में टेक्नोलॉजी से लेबर की डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ी और फिर भी एजुकेशन ने वहां भी गरीबी को कम किया। सप्लाई इफेक्ट्स की वजह से। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के बूम के बिना ही बस एक ज्यादा साक्षर और काबिल वर्कफोर्स होने से भी ग्रोथ आती है और अपनी इकोनॉमी बनती है। एजुकेशन एक बहुत ताकतवर स्वतंत्र ड्राइवर है। इसके लिए रोबोट्स के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये वाकई में बहुत उम्मीद भरा संदेश है। ऐसा लगता है जैसे हम एजुकेशन के बारे में जो कहानी चल रही थी उसे फिर से अपने हाथ में ले रहे हैं। ये सिर्फ एक सोशल खर्चा नहीं है, ये मुख्य इंजन है। सच में यही है। यहाँ से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि हमारी जिंदगी में दुनिया के गरीबों की इनकम बढ़ोतरी का लगभग 40 से 65% हिस्सा एजुकेशन ने ही समझाया है। तो पॉलिसी मेकर्स जो ये सुन रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन को सिर्फ एक लाइन आइटम खर्चे की तरह मत देखें। इसे ग्रोथ का मुख्य लेवर मानना शुरू करें और सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही मत रुक जाएं। लैडर पर ऊपर की ओर पहुंचाने के लिए एक्सेस बढ़ाना जारी रखें। आप जानते हैं, जब हम इन सारे डेटा को देखते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि पॉलिसी आखिरकार मानव क्षमता के बारे में है। जब हम एक स्कूल बनाते हैं या किसी स्कॉलरशिप को फंड करते हैं तो हम सिर्फ बच्चे को पढ़ना नहीं सिखा रहे होते, हम असल में ग्लोबल इकोनॉमी को ज्यादा फेयर बनाने के लिए रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम खुद लेबर की वैल्यू को बदल रहे हैं। आंकड़े भले ही जटिल हों, लेकिन सबक सरल है। अगर आप गरीबी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको दिमाग में निवेश करना होगा। यही एकमात्र निवेश है जिसमें सबसे गरीबों के लिए लगातार फायदा दिया है और यही एकमात्र निवेश है जो एक बेहतर भविष्य की गारंटी देता है। अब आपकी बारी है रेनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे, हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।